पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी हमारे शहर में आने वाले थे और हम बच्चों से भी मिलने का उनका प्रोग्राम था और हम सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और तैयारी कर रहे थे कि उनसे मिलें। और जैसा जैसा हमें हेडमास्टर जी ने बताया था वैसे वैसे साफ सुथरे कपड़े पहनकर हम स्कूल जाए। आज जिस दिन नेहरू जी आने वाले थे उस दिन सुबह मैं बिना उठाए जल्दी उठ गया। रोज़ाना देर से उठने और आराम आराम से तैयार होने के लिए मुझे मम्मी से जो डांट पड़ती रहती थी वो उस दिन नहीं पड़ी, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठ गया था, इतना उत्साहित था। मुझे ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ा, क्योंकि सुगन चंद भी उतना ही उत्साहित था जितना कि मैं। तो हम ही नहीं, तो उस दिन सारे ही छात्र उत्साह से भरे थे। अब कोई भी लेट नहीं होना चाहता था। तो हम जब स्कूल पहुँचे तो तब तक लगभग सभी लोग आ चुके थे। पीटी सर ने हमें स्कूल के बाहर ही रोक लिया और वहाँ जो मैदान था वहाँ पर उन्होंने हमको इकट्ठा किया और 3 लाइन बनाकर खड़े होने को कहा। अब आपको तो पता ही है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सबसे छोटा होने के कारण मैं हमेशा की तरह लाइन में सबसे आगे था। तो पीटी सर ने हमें बहुत सी हिदायतें दी और कड़क लहजे में समझा दिया कि सभी को अनुशासित और चुस्त दुरुस्त रहना है। यह कोई छोटा मौका तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इसलिए सभी को बहुत सावधान रहना होगा। और उन्होंने यही बताया कि जो दूसरा स्कूल वहाँ आ रहा है वह शहर का नामी कॉन्वेंट स्कूल है, जिसे हर चीज़ में सरकारी स्कूल से बहुत बेहतर माना जाता है। पर हमें यह दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हमें उनसे बेहतर अनुशासन और संयम दिखाना है। याद रखना, जिसने ज़रा सी भी गड़बड़ी की और उसकी वजह से स्कूल का नाम खराब हुआ तो फिर उसकी कोई खैर नहीं होगी। हम उत्साहित भी थे और पीटी सर की बात सुन कर के हमें थोड़ा डर भी लगा, पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा। अंग्रेजी मीडियम वाला स्कूल भी आ रहा था और पीटी सर ठीक कह रहे थे। यह शहर का सबसे नामी और सबसे महंगा स्कूल था। ज़्यादातर अमीरों के बच्चे ही वहाँ पढ़ते थे और वहाँ पढ़ने वालों की अनोखी शान थी। वे खुद को दूसरे जो स्कूल थे उनके बच्चों से बहुत ऊपर समझते और ये जताते भी थे हम सबको। और दूसरे स्कूलों के बच्चों को चढ़ाने के लिए उन्होंने एक नारा बना रखा था, कॉन्वेंट स्कूल कमल का फूल, उसका नौकर सरकारी स्कूल। अब उनका ये नारा हम सबको बहुत बुरा लगता और हमें हीन भावना भी भर देता था। तो धीरे धीरे हमने भी इसका एक तोड़ निकाल लिया कि अगर कॉन्वेंट का कोई छात्र यह नारा लगाता तो हम भी जवाब देने में ज़रा भी देर नहीं करते। सरकारी स्कूल कमल का फूल और उसका नौकर कॉन्वेंट स्कूल। अब कहने के तो हम कह देते, पर बात तो यही थी कि वह अमीरों का स्कूल था और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को लोग इज्जत की नज़र से देखते थे और ये मानकर चलते थे कि वे अन्य स्कूलों के बच्चों के मुकाबले बेहतर हैं। अब पीटी सर ने हम सबको सावधान किया, शाबाश, अब हम महल चौक की तरफ निकलेंगे। परेड सावधान हो गई, सावधान, परेड आगे बढ़ेगी, चटक से कूच। तो 5-7 मिनट में ही हम चटक से कूच करते हुए और महल चौक पहुंच गए। और उसका भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे जिसमें से हाथी निकल जाए, तो वो दरवाज़ा पार करके हम अंदर चले गए। तो उस विशाल दरवाजे के अंदर घुसते ही इतना बड़ा चौक नज़र आया जिसमें 500-700 बच्चे आराम से खड़े हो सकते थे।
और जहाँ वे चौक ख़त्म हो रहा था वहाँ मुझे याद है कि वहाँ ज़मीन से करीब 5-7 फुट ऊंचा एक चबूतरा था, और जिस तक पहुँचने के लिए उसके बीचों बीच दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब सीढ़ियाँ चढ़ते ही बीच में चौक की तरफ मुंह किए एक नक्काशीदार खूबसूरत झरोखा बना हुआ था, और उसके दोनों तरफ करीब 15-15 फुट की दूरी पर उससे कुछ छोटे और वैसे ही झरोखे बने हुए थे। इन तीनों झरोखों के पीछे बड़ा हॉल था जिसे दरबार हॉल कहते थे, और ऐसा कहा जाता था कि जब राजा का ज़माना था तो वहाँ उस हॉल में उनका दरबार लगता था। उसके 3 दरवाजे थे जो हमने पहले कभी खुले हुए नहीं देखे, लेकिन उस दिन उन्हें खोल कर रखा गया था, और हॉल के अंदर दीवार से दीवार तक जो खूबसूरत कालीन बिछा था और सामने एक सिंहासन सा दिखाई दे रहा था, वो हमें आराम से नज़र आ रहा था। और सिंहासन से थोड़ा हटकर उसके दोनों तरफ लाइन में रखी एक जैसा सोफ़ा नुमा जो कीमती कुर्सियाँ रखी थी उस ज़माने की, और ये नज़ारा आज मैं कह सकता हूँ कि इस बात की गवाही दे रहा था कि राजा के समय वहाँ कितना भव्य दरबार लगता होगा। तो उस विशाल दरवाजे से महल चौक में घुसते ही बाईं तरफ हमारे स्कूल के जो छात्रों को खड़ा होने के लिए कहा गया। उन्हें 4 छोटी छोटी टुकड़ियों में इस प्रकार बांट दिया गया कि पहली टुकड़ी दरवाजे के पास हो, और उसके बाद फिर क्रम से एक के बाद एक टुकड़ी झरोकों की तरफ बढ़ रही हो। और तभी वहाँ हमने देखा कि हमारे पहुँचने के कुछ देर बाद ही जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी आ गए। तो उन्हें महल चौक में घुसते ही जो दाईं तरफ ठीक उसी तरह टुकड़ियों में बांटकर खड़ा कर दिया जैसे हमारे स्कूल के बच्चों को खड़ा किया गया था। हम सभी को कागज़ से बने छोटे छोटे तिरंगे झंडे पकड़ा दिए गए, और विश्राम की मुद्रा में हमसे कहा कि आप खड़े रहो। और ये भी मुझे याद है, हमें बताया गया कि जैसे ही नेहरू जी मुख्य दरवाजे से अंदर आएंगे सब सावधान की मुद्रा में आ जाएंगे, और दाएं हाथ में जो हमने जो झंडा दिया है उसे लहराते हुए चाचा नेहरू जिंदाबाद का नारा अब तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि वे सामने वाले झरोखा था उस तक पहुंच नहीं जाते। अब प्रधानमंत्री जी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य बहुत से VIPs भी आने वाले थे, और ठीक 10 बजते ही हलचल मच गई। हम सभी को सावधान कर दिया गया। पूरे महल चौक में शांति छा गई। अब हमारी तो उत्सुकता चरम पर थी कि वाह, बस थोड़ी देर में चाचा नेहरू हमारे सामने होंगे। पर हमें बहुत मायूसी हुई जब हमें ये बताया गया कि किसी कारणवश वे अब 11 बजे आ पाएंगे। अब गर्मियों के दिन थे, महल चौक में धूप उतर आई थी, और बच्चों को गर्मी सताने लगी, प्यास भी लगने लगी। अब जैसे जैसे 11 बजे तो फिर से हलचल मच गई, पर काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी बताया गया कि अब उन्हें आने में कुछ और देर हो सकती है। हमारा गर्मी, भूख, प्यास और खड़े खड़े थकान के मारे बुरा हाल होने लगा। आखिर करीब 1:30 बजे ये घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं और कभी भी वो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो उनके स्वागत के लिए जो शहर के मेयर और सभी जो बड़े बड़े लोग थे वो मुख्य दरवाजे पर खड़े हो गए। हम सब अपनी तमाम परेशानियाँ भूल गए और दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। आखिर बड़ी मुश्किल से इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हुई और दरवाजे से निकलकर नेहरू जी अंदर आते नजर आए।
मुझे याद है कॉन्वेंट स्कूल की एक छात्रा और एक छात्र उनके अगल बगल चल रहे थे और उनके कंधों पर नेहरू जी ने अपने हाथ रखे हुए थे। सफ़ेद शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहने और सिर पर वो अपनी सफ़ेद टोपी लगाए नेहरू जी का वो गुलाबी हुआ गोरा चेहरा मुझे आज तक याद है, क्योंकि जब वे मेरे पास से गुजरे तो मैंने उन्हें देखा और मैं रोमांच से भर गया। उन्हें देखकर सभी का यही हाल था और सभी बच्चों ने अपने हाथ में लिए तिरंगे झंडे फहराना और चाचा नेहरू जिंदाबाद का नारे लगाने शुरू कर दिए। नेहरू जी झरोखे की तरफ बढ़ रहे थे और अपने गले से मालाएं निकालकर हम बच्चों की तरफ उछाल रहे थे। अब जिस बच्चे के पास माला पहुंचती वह तो निहाली हो जाता कि नेहरू जी की फेंकी माला उसके हाथ आई है। तो थोड़ी देर में वे सीढ़ियाँ चढ़कर और बीच वाले झरोखे में पहुंच गए। वहाँ से वे सबको देख सकते थे और हम सब भी उन्हें देख सकते थे। तो उनके जैसा कि हमें बताया गया था कि वे जब तक झरोखे तक नहीं पहुँचे तो नारे लगते रहना चाहिए, और फिर जैसे ही वो झरोखे तक पहुँचे तो हम लोगों ने नारे लगाने बंद कर दिए। अब पूरे इतने बड़े चौक पे एकदम शांति छा गई। सब उन्हें सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सब बच्चों की तरफ हाथ हिलाया और पीछे दरबार हॉल जो हमें दिख रहा था उसमें चले गए। करीब 5 मिनट में वे वहाँ से बाहर निकलकर वापस झरोखे में आ गए। कुछ देर खड़े रहकर सबकी तरफ उन्होंने फिर हाथ हिलाया। उसके बाद वे वहाँ से उतरकर और हमारे बीच से होते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ चल दिए। तो जब तक वे दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए, हम पहले की तरह नेहरू चाचा जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और वो हमारी तरफ सबकी तरफ देखकर हाथ हिलाते रहे। मुझे लगता है शायद आने में देर हो जाने की वजह से वे हम बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाए, पर उन्हें पास से देखना यही हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और सच बताऊं तो सभी बिल्कुल अभिभूत थे और कई दिनों तक मैं ही नहीं, सभी बच्चे गर्व से अपने घर में अपने जानने वाले को ये बताते रहे कि उन्होंने चाचा नेहरू को एकदम पास से देखा। स्कूल में भी काफ़ी दिनों तक यही बात चर्चा का विषय बनी रही। नेहरू जी आए, आकर चले गए, लेकिन उस प्रसंग की याद मेरे ही नहीं, पता नहीं और भी कई बच्चों के मस्तिष्क में अभी भी ताज़ा होगी और काफ़ी समय तक उन्होंने इसका आनंद भी उठाया होगा कि और दूसरों को बताया भी होगा कि हमने नेहरू जी को इतने पास से देखा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं बचपन की जो मेरी यादों में बसी हैं। अगली बार ऐसे ही किसी यादगार किस्से के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा। देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय।